जय भारत दोस्तों, जैसे कि आपको पता है विगत कई दिनों से हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्ययन करते करते हम 1857 के जो रिवोल्ट था, जो उठाव था, इसके अध्ययन करने तक हम आ गए। पिछले 2-3 लेक्चरों में हमने 1857 के उठाव के कारणों की जानकारी ली, उस समय के सामाजिक स्थितियों की जानकारी ली, उस समय के आर्थिक पर्यावरण या परिस्थिति के बारे में हमने जानकारी ली और पॉलिटिकल स्थिति क्या थी भारत की, राजनीतिक स्थिति क्या थी भारत की, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज के इस लेक्चर में हम इस बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिवोल्ट जो है, ये बंड जो है, जिसे कई इतिहासकार भारत का पहला स्वातंत्र संग्राम भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसी हुई और घटनाएं कैसी कैसी घटित होती गई, इसके बारे में हम विस्तार से इस लेक्चर के बारे में जानेंगे। तो हम जब देखते हैं कि ये शुरुआत कैसी हुई, तो इसका अध्ययन जब हम करने को लगते हैं तो हमें सबसे पहले एक घटना याद आती है। वो घटना है मंगल पांडे जी के बारे में। मंगल पांडे ये ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे जो कि कलकत्ता के बराक नाम का जो छावनी है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर कार्य करते थे। और जैसे कि विगत एक लेक्चर में हमने उस घटना के बारे में जानकारी ली कि उन्हें कैसे पता चला कि जो नई राइफल जो आई है ब्रिटिशों के फौज में, वो राइफल की जो बुलेट है, उस बुलेट को जो चीजें हैं दांतों से काट करके फिर बंदूक में डाल करके उसे चलाया ना पड़ता था। उस बुलेट के बारे में जब उनको जानकारी मिली, इसको सुअर की चर्बी और गाय की चमड़ी से बनाया जाता है, ऐसी जानकारी उन्हें माताजी हिला मेहतर, जो उस समय के वाल्मीकि समाज के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये जानकारी दी और ये जानकारी एक तूफान की तरह, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तेज हवाओं की तरह ब्रिटिश आर्मी में फैल गई और कि धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले भारत के जो सैनिक थे, जो खास करके ब्राह्मण जातियों से आने वाले, जो धर्म कर्म में बहुत सारा विश्वास रखने वाले लोग थे, इन्हें बात हजम नहीं हुई और इस बात का उनके दिल में एक गहरा सदमा सा लग गया। एक बात, और दूसरी बात, जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियंस बोल के, काले लोग बोल के, और जिस तरह से सब ज्यादा फायदे पहुंचाने का काम अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेज अधिकारियों को, जो अंग्रेज वंश के हैं, उनको मिलता था, इनके साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया होता था। इन्होंने अर्जी लगा रखी थी कि कुछ काम से इन्हें छुट्टी चाहिए थी, वो छुट्टी भी मंजूर नहीं हो रही थी और उल्टा उनके ऊपर ज्यादा काम का प्रेशर दिया जा रहा था भारतीय सैनिकों के ऊपर। तो इस दबाव में आकर, एक हिचक में आकर उनके दिल के अंदर क्रांति की भावना पनपी और हम देखते हैं कि उन्होंने बराक छावनी में परेड के दौरान 2 ब्रिटिश अधिकारियों को, एक हंसन और बॉक्ज, ये ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर फायर किया, गोलियां चलाई और उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके कारण उन्हें 29 मार्च 1857 को फांसी पर लटकाया गया। यह खबर पूरे भारत में ब्रिटिश आर्मी के अंदर फैल गई
इस तरह की बात कलकत्ता के बराक छावनी में हुई है और ये क्रांति का माहौल पनपा और पूरे सैनिकों में एक तरह से ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ या ब्रिटिश जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या ब्रिटिश राज के खिलाफ एक गुस्सा फूटा और इस गुस्सा फूटने का परिणाम तमाम भारतीय सैनिकों पर होने लगा और इसका परिणाम हमें दिखता है कि जब 24 नेटिव जो घोड़दल जो अश्वदल है, इस अश्वदल के सैनिकों ने ही इस तरह के राइफल का यूज करने से मना कर दिया। ये बात है मेरठ की। मेरठ जो दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर था उस समय, आज ये उसे गैरिसन टाउन नाम से उस समय जाना जाता था। वहाँ पर एक ब्रिटिशों की बहुत बड़ी सैनिकों की छावनी थी। वहाँ के सैनिकों ने भी इस तरह से चीज़ों को मना कर दिया कि हम इस राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। फिर उस सैनिक जो 85 सैनिकों ने 85 सैनिकों ने इस चीज़ को मना कर दिया था कि हम किसी तरह से भी ये बात को नहीं मानेंगे, इस गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके इन सैनिकों के खिलाफ वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों ने कोर्ट मार्शल किया और उन 85 सैनिकों को 10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई और उनके हम देखते हैं कि जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इस तरह के दमन का विपरीत परिणाम बाकी के सैनिकों पर हुआ। हर हम देखते हैं कि 10 मई को वहां के सैनिकों ने बंद किया, क्रांति की और वो सीधा निकल गए। उस समय 10 मई को संडे था, 9 मई को ही उन्होंने शाम में आपस में सलाह मशवरा कर लिया कि ये जुल्म ज्यादती को हम नहीं सही। हमारे जो भाई है, हमारे जो सैनिक है, जो भारतीय है, ऐसे 85 सैनिकों को केवल इसके लिए इन्होंने जेल में डाल दिया कि वो इस तरह के राइफल का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा उनको लगा और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कसम खाई। और दूसरे ही दिन उन्होंने, जब रविवार था, संडे था, उस समय धूप के दिन थे, मई महीना था, तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सेंट जॉन चर्च में हर संडे को प्रार्थना किया करते थे। तो इन्होंने प्लान बनाया कि प्रार्थना करते समय इनके ऊपर हम हमला कर देंगे और इन छावनी को हम तहस नहस कर देंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा। ये भाग जो है उस समय ओल्ड दिल्ली में, आज के ओल्ड दिल्ली में अभी आता है, ऐसा हम देखते हैं। दिल्ली उनको करीब है ऐसा कुछ। और इस तरह के सैनिक के विद्रोह को हम देखते हैं कि 3rd घोड़दल, तीसरे जो बटालियन है घोड़दल की, इसने भी साथ दी और दूसरे 2 बटालियन इसको आके मिले। इन्होंने सबसे पहले उन अंग्रेज अधिकारी जो शाम के समय प्रेयर करने को निकले थे उनके ऊपर आक्रमण किया और ऐसे 50 अधिकारियों को, 50 ब्रिटिशरों को उन्होंने मौत के घाट उतारा और सीधा वो चल दिए विक्टोरिया पार्क जेल की ओर। और विक्टोरिया पार्क जेल को उन्होंने तोड़ा, अपने 50 जो सैनिक थे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में ठूस दिया गया था, उनको आज़ाद किया, उनको साथ लेकर के वो दिल्ली की ओर चल दिए। हाँ, ठीक इसी समय ये करीब करीब 1-2 दिन आगे पीछे 20,000 सैनिकों को लेकर ग्वालियर का कैप्टन जिसे हम 1857 के उठाव का एक वीर शहीद कहते हैं, ऐसे ताका टोपे, इन्होंने कानपुर पर फतेह हासिल और वो भी दिल्ली की ओर कूच कर गए। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि झांसी में भी विद्रोह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, जिनका नाम मणिकर्णिका तांबे, ये उनका ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका गंगाधर तांबे, इनके राज में भी विद्रोह हुआ और इन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया। और
ये सबके पीछे जब हम इतिहासकार अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये स्पॉन्टेनियस, उत्स्फूर्त यानी अचानक तरह से हुआ उठाव है या रिवोल्ट है। तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक विचार के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये उठाव किया गया, ऐसे भी मानने वाले कुछ इतिहासकार हैं। ये दो इतिहासकार के दो अलग विचार, और इसको जो इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सोची समझी रणनीति और प्लानिंग से किया उठाव है, वो कई सारी चीजों का हमें उदाहरण देते हैं कि इस उठाव में जो फकीर है, जो सन्यासी है, जो मदारी है, इन्होंने यहाँ से वहाँ तक मैसेज पहुँचाने का काम किया। और हम देखते हैं कि मेरठ से उठाव चला, दिल्ली से उठाव चला, पंजाब, हम बिहार, कलकत्ता और नॉर्थ भारत के अंदर ये पूरा तरह से फैल गया, ऐसा हम देखते हैं। और एक बहुत बड़ी कोशिश अंग्रेज राज को हटाने की, एक सैनिकी शक्ति के सहारे, एक युद्ध नीति के सहारे हटाने की कोशिश की गई, ऐसा हम देखते हैं। इसके पीछे एक रणनीति तो हमें दिखती है, लेकिन जब हम बारात छावनी में जो उठाव हुआ, मंगल पांडे ने जो गोली चलाई, तो वो हमें लगता है कि उत्स्फूर्त, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, वो घटना घटित हुई। ये कोई प्लानिंग का भाग थी या नहीं थी, ऐसा इतिहासकार ने कोई हमें तथ्य बताते हैं। लेकिन वो चीज फूटी, वो चीज एक चिंगारी थी, वो चिंगारी लगी और चिंगारी भड़क गई। और हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर 1857 का उठाव आग की तरह फैल गया। इस उठाव में फिर झांसी की रानी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, टाटा टोपे ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने मृत्यु तक, यानी 18 जून 1858 में जब ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु तक वो अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। तात्या टोपे ने भी बहुत बड़े पैमाने पर अपना उठाव में ये लिया, योगदान दिया। और 18 अप्रैल 1859 में जब शिवपुरी के में उनको फांसी पर लटकाया गया, तब तक वो अपने सैनिकों के साथ हमेशा अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, लड़ते रहे, अंग्रेज राज हटाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इन सब घटना में इन्होंने सबने मिलकर ऐसा सोचा कि दिल्ली का जो शासक है, मुगल राजा है बहादुर शाह जफर, इनके ही नेतृत्व में भारत पर हम हुकूमत करेंगे। और अंग्रेजों के राज को 100 साल हुए हैं और इनके 100 दिन पूरे हुए। जैसे कि भारत के माइथोलॉजी में कहा जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में खास करके, कि 100 पाप के घड़े भरने के बाद वो राजा या वो आदमी, वो राज खत्म होता है। ऐसा ही भारतीय लोगों ने सोचा और मुगल का राज फिर से इस देश में लाने के लिए बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित किया और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों का राज हटाने की कोशिश, पुरजोर कोशिश की गई। ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे प्लानिंग के तहत जे अजम उल्ला है, बहादुर शाह जफर है, तात्या टोपे है, रानी झांसिया है और नाना फडणवीस जो महाराष्ट्र के जो शासक है, पेशवा, इन्होंने मिलकर के अंग्रेजों के दुश्मन के साथ, ईरानियों के साथ, फ्रेंचों के साथ, डचों के साथ एक समझौता भी किया था, गुप्त समझौता। ऐसे इसके डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिलते, लेकिन कई इतिहासकार इस बारे में अपना बयान रखने की कोशिश करते। ये सब उठाव के दौरान एक घटना भी इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सामने आती है कि झांसी के दरबार में जो पूरन सिंह कोरी और बक्सा कोरी, ये दो भाई जो सैनिक थे, वो भी बड़े बहादुर से लड़े और शहीद। और उसके बाद अध्याय शुरू होता है रानी झलकारी कोरी का। झलकारी बाई कोरी ये पूरन सिंह कोरी की बीवी थी। एक उस समय के, जिसे हम कहते हैं कि उस समय के अछूत जातियों से, आज के हम शेड्यूल कास्ट जातियों से आने वाली ये महिला, जो बचपन से ही बहादुर थी, अपने पति और अपना देवर ब्रिटिशों के सैन्य में, झांसी के सैन्य में शामिल है, जो अंग्रेजों के साथ लोहा ले रहा है। और कई दिनों तक अंग्रेजों का मुकाबला उन्होंने किया रानी झांसी के साथ में मिलकर के, क्योंकि उनके सैन्य में वो थे। अपने पति के मृत्यु के बाद झलकारी बाई ने, जो बचपन से ही युद्ध की ट्रेनिंग में, हालांकि वो कोरी थी, अपने कपड़ा बुनने के काम में वो माहिर थी, लेकिन तलवार चलाने में उतनी माहिर थी।
और उन्होंने अंग्रेजों के साथ बड़ा लोहा दिया। लड़ते लड़ते कई अंग्रेजों को उन्होंने यम सदन पहुंचा दिया, मृत्यु लोक पहुंचा दिया, लेकिन लड़ते लड़ते उनकी छाती में एक गोली आ लगी और वो शहीद हो गए। ये भी भारत की इतिहास का एक अच्छा सुनहरा पन्ना है। हम देखते हैं कि एक पुरजोर कोशिश यहाँ के भारतीय लोगों ने अंग्रेज राज हटाने की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। वो क्यों सफल नहीं हुए, इस बारे में हम बात दूसरे लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में करेंगे। इसीलिए ये लेक्चर को आप सुनिए। आपकी कोई शंका, समाधान या सवाल हो तो आप मेरे फेसबुक आईडी पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जय भारत, जय हिंद।